नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट इन्वेस्टर्स ग्रुप के होम लोन सीरीज पार्ट 2 वीडियो में। मैं हूं विशाल तनेजा। उम्मीद है आप लोग अपने अपने घर पे सुरक्षित हैं, सेफ हैं और इस कोरोना जैसी महामारी का डट के मुकाबला कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग होम लोन सीरीज पे वीडियोस बना रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपसे जनरली बात की थी, आपको बताया था कि होम लोन में लोगों को क्या कंफ्यूजन्स होते हैं, नक्शा विदाउट नक्शा, इस बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। अभी हम लोग जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो होम लोन के प्रोसेस के बारे में देने वाले हैं। क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी है, समय कम है, तो हो सकता है कि मैं अपना पेस को, अपनी स्पीड को थोड़ा तेज रखूं। तो सबसे पहले होम लोन का प्रोसीजर क्या होता है, होम लोन कितने तरह के होते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि होम लोन मैक्सिमम जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे मिलते हैं। दैट मीन्स रिड्यूसिंग लोन होता है, रेट फ्लोटिंग होता है। जैसे जैसे मार्केट में रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, आरबीआई के द्वारा रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, आपका बैंक भी आपके होम लोन के रेट को ऊपर नीचे कर सकता है। और ये लोन रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं, यानी कि जैसे से आप लोन की रीपेमेंट करते चले जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो भी कम होता चला जाता है। सेकेंडली, लोन का टेन्योर कितना रहता है। होम लोन में 5 साल मिनिमम टेन्योर है 99.9% कंपनीज का। कोई भी कंपनी 5 साल से कम इस वक्त प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रही है, यानी कि मिनिमम टेन्योर अगर आपको होम लोन का चाहिए तो 5 साल का लेना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आप लेना चाहते हैं तो कई कंपनियां 30 साल तक का भी लोन प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर रही हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। हाँ, अगर आपकी रिटायरमेंट एज आ गई है, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आप 40 साल के हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो कंपनियां मोस्टली ऑफर करेंगी वो 20 साल का टेन्योर ऑफर करेंगी, क्योंकि 60 साल में वो रिटायरमेंट को मानते हैं। इसके अलावा कई कंपनियां ऐसी भी हैं, कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो होम लोन को 60 से ऊपर भी प्रोवाइड करती हैं, बशर्ते आपकी कोई फिक्स्ड इनकम उसमें शो होती हो। जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो रिटायर होंगे तो उनको फिक्स पेंशन मिलने वाली है। उस पर्टिकुलर केस में अप टू 70 इयर्स तक भी होम लोन हो जाता है। 70 का 75 भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कंपनियां करती हैं मार्केट में। ये हो गई टेन्योर की बात। अब करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात। अब यहां पे दो चीजें हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि होम लोन एज अ होल, कि हाँ भी आप होम लोन लेना चाहते हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है और ये है वो है। अभी इसको हम बाइफरकेट कर देंगे दो चीजों में। होम लोन दो बातों पे होता है। पर्सन प्रोफाइल, यानी कि आप क्या जॉब करते हैं, आपकी कितनी उम्र है, कितना कमाते हैं, कितने खर्चे हैं, वो सारी कैलकुलेशंस। सेकेंडली, आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी प्रोफाइल, उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है, उस प्रॉपर्टी की मार्केट में कितनी एलटीवी वो दे रहे हैं। जैसे कई बैंक ऐसे हैं जिसमें लालडोरे का लोन कर रहे हैं, तो वो 80% से ऊपर फंडिंग नहीं करेंगे। दैट मीन्स आपकी अगर प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की है तो आपको 16 लाख का ही लोन मिलता है अगर लालडोरे का प्रॉपर्टी है, विदाउट नक्शा प्रॉपर्टी है। अगर कोई उससे ऊपर फंडिंग देना चाहता है, कोई रेयर कंपनी है जो कहती है ठीक है जी हम एनबीएफसी हैं, प्राइवेट है, हम दे देंगे, 90% तक दे देंगे, उस पर्टिकुलर केस में फिर उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क आ जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बट एक प्रॉपर्टी अगर क्लियर कट है, उसका एमसीडी का नक्शा अप्रूव्ड है, प्रॉपर्टी में किसी तरह का नक्शे में डिविएशन नहीं किया गया है, लीगल एस्पेक्ट पूरी तरह क्लियर है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज की तारीख में 8.15 से लेकर, अगर आप ऊपर जाएंगे तो सरकारी में 9 तक है, 9.25 तक भी कुछ है, हो जाता है अगर आपकी सिबिल में कुछ इश्यूज हैं। कई बैंक हैं जो सिबिल को लेके चलते हैं कि जी सिबिल इतनी होगी तो इतना देंगे, ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम और कर देंगे आपके लिए। इसके बाद कई कंपनियां ऐसी हैं जो प्राइवेट एनबीएफसी आ जाती हैं, जैसे उनमें अगर आप नक्शा पास प्रॉपर्टी लेके जाते हो तो 8.35 8.25 जनरली चल रहा है, वो ऊपर भी जा सकता है एज पर सिबिल, जैसे मैंने आपको बताया। ये तो हो गया जिनका नक्शा क्लियर है, जिनका सब कुछ एकदम क्लियर कट है। बट क्योंकि हमने आपको बताया कि हम उन प्रॉपर्टियों को ज्यादा कवर कर रहे हैं जिन प्रॉपर्टियों की कीमत मार्केट में, पिछली बारी मैं 1 BHK का नाम लेना भूल गया था, 1 BHK बिलो 24 से 25 लाख, 2 BHK बिलो 30, 40, 50, 60 भी ले लो, एंड 3 BHK बिलो 50, 60, 70, 80
इस रेंज के नीचे नीचे जितने 1 to 3 BHK फ्लैट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, जो भी दिल्ली के एरियाज हैं, वो ज्यादातर या तो बिना नक्शे की होती हैं या फिर उनमें अगर बनी भी हैं तो नक्शे के हिसाब से नहीं बनी होती हैं। अब ऐसे पर्टिकुलर केस में लोग पूछ रहे हैं भाई उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जो लोन का प्रोसेस मैं आपको समझाने जा रहा हूं, लोन दो तरह से होता है, पार्टी प्रोफाइल यानी आपकी पर्सनल प्रोफाइल और प्रॉपर्टी प्रोफाइल। अब यहां पे क्या फर्क आएगा? यहां पे फर्क ये आएगा कि अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं और सपोज करो आप कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं, तो एज पर RBI गाइडलाइन आप 50% अपनी इनकम का एज एन EMI पे कर सकते हैं। दैट मीन्स आपकी प्रोफाइल पे अगर कोई बैंक फंडिंग करेगा तो 25,000 रुपए तक की EMI बना सकता है। अब 25,000 की EMI अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, दैट मीन्स अगर 8.25, 8.5, 9.25 के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो वो लोन आपका 28-29 लाख तक का हो जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है उसी की वैल्यू उतनी नहीं आती, दैट मीन्स आपने प्रॉपर्टी खरीदी है 20 लाख की या आपने प्रॉपर्टी खरीद ली 30 लाख की, लेकिन उसकी वैल्यूएशन नहीं आई। अब वैल्यूएशन क्या होती है? बैंक क्या करता है, दो रिपोर्ट्स बनती हैं, एक होती है लीगल रिपोर्ट, एक होती है वैल्यूएशन रिपोर्ट। जो लीगल रिपोर्ट होती है उसमें बैंक ये स्टडी करता है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो पेपर्स एज पर लीगल ओके हैं या नहीं है, क्या उनमें कोई एनकम्ब्रेंस किसी तरह का कोई, जैसे लेमन भाषा में कोई लकूला तो नहीं है। उसके बाद बैंक ये देखता है कि भैया आपने तो आके बोल दिया जी मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है 30 लाख रुपए में, लाओ भाई मुझे 24 लाख की जरूरत है, दे दो। क्या वो 30 लाख की है? ये काम होता है बैंक के वैल्यूअर का। तो बैंक वैल्यूएशन रिपोर्ट करवाता है कि हाँ जी इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। कोई वैल्यूअर का ही काम होता है नक्शा भी चेक करना कि हाँ जी प्रॉपर्टी का नक्शा पास है नहीं है, और नक्शा अगर है तो नक्शे के हिसाब से बनी है नहीं बनी है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है कि नहीं है। बहुत सारे अलग अलग बैंकों के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट मोटी मोटी बात यह है कि बैंक की लीगल और वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से बैंक डिसाइड करता है कि इस प्रॉपर्टी पे मुझे कितने पैसे देने हैं, और आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बैंक ये डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को मुझे कितने पैसे देने हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ये डिसाइड होता है कि लोन कितना अप्रूव होगा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप सपोज करो पैसे 1 लाख कमाते हैं, 80,000 कमाते हैं, और आपको कोई भी आपकी जनरली लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग पे जाते हैं उनको दिख रहा है जी यू आर एलिजिबल फॉर 40 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज, दैट डज नॉट मीन कि जो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो आपको जितना ऑफर हो रहा है उतना पूरा मिलेगा। उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी देखते हैं, बुक करते हैं, आपने जाके प्रॉपर्टी जो भी आपका एजेंट है या बिल्डर है आपने उसको एडवांस किया, एक एग्रीमेंट टू सेल किया। एग्रीमेंट टू सेल 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर होना चाहिए, जो कि आजकल बैंकों की नॉर्म्स हैं कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर मिनिमम एग्रीमेंट टू सेल होना चाहिए दोनों पार्टियों के बीच में। प्लस अगर आप 30 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो वैल्यूएशन उतना टोटल कंसिडरेशन उसमें मेंशन होना चाहिए। एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद आप उस समय बिल्डर को सपोज करो 5%, 10% जो भी आपने एडवांस का चेक दिया है वो उसमें मेंशन हो जाएगा। वो हो गया कस्टमर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बैंक 30 लाख की चीज खरीद रहे हो तो पूरा 30 लाख लोन नहीं देगा अगर आपकी नक्शा पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो आपको 30 लाख का या तो 80% देगा या 90% देगा। 100% कोई भी बैंक वैल्यू आपको उस पर लोन नहीं देगा। कई जगह बिल्डर्स ऐसा लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि आप इसको ले लो हम आपका पूरा लोन करा देंगे। उस केस में बिल्डर्स क्या करते हैं या जनरली एजेंट्स क्या करते हैं, 30 लाख की प्रॉपर्टी को ओवर वैल्यू दिखाते हैं, 32 का दिखाते हैं, 35 का दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके ऐसा करने से आप दो जगह गलत कर रहे हो। एक तो आप एक्स्ट्रा पैसे भर रहे हो क्योंकि स्टैंप ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी आपको, रजिस्ट्री ज्यादा वैल्यू की होगी क्योंकि आपका एग्रीमेंट ज्यादा वैल्यू का है, प्लस आप अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान में डाल रहे हो, क्योंकि बैंक जब उसकी वैल्यूएशन निकालेगा तो वो 1 मिनट में पकड़ में आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें कि आप जो प्रॉपर्टी लेने जाएं उसके बारे में पहले रिसर्च करें, मार्केट रिसर्च करें। आप जो चीज खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू उतनी है नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा ऑफर करता है नहीं जी आप खरीद लो मैं इसका लोन इतना करा दूंगा उतना करा दूंगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर प्रॉपर्टी का नक्शा पास नहीं है, प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिर भी नक्शा पास अगर नहीं है तो भी 80% 90% से ऊपर फंडिंग नहीं होती है दोस्तों।
ठीक है, अब आ जाते हैं जो हम प्रोसेस की बात कर रहे थे। एग्रीमेंट आपने कर लिया, आप बैंक में गए, आपने अपने पेपर इकट्ठे किए, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, जो भी जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबके पास होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आईटीआर होगी, बाकी चीजें होंगी, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह सब होगा, टीडीएस जो भी फाइल करते हैं जीएसटी वगैरह वो सारी रिटर्न्स होंगी, वो आपकी प्रोफाइल हो गई। इसके बाद बैंक आपसे मांगेगा प्रॉपर्टी की पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी की शुरुआत कहां से हुई थी, आज जहां वो है, जिसके पास है, उस तक किस चेन ऑफ डॉक्यूमेंट से पहुंची है, कौन कौन बीच में बायर रहे हैं, सबकी रजिस्ट्रियां वगैरह जो भी कॉपीज हैं वो लगेंगी उसमें। इसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी नक्शे वाली है तो ऑब्वियसली नक्शा लगेगा एमसीडी का, उसमें नहीं है तो ऑब्वियसली वो फिर उस बैंक में जाएगी जहां बिना नक्शे के वो लोन कर रहे होंगे। ये पेपर्स कंबाइन करके आप बैंक में जाते हैं, आपकी फाइल लॉगिन होती है, तो उस समय आपसे लीगल एंड वैल्यूएशन, जैसा मैंने आपको बताया, उसके चेक्स लिए जाते हैं। कई बैंकों की लीगल एंड वैल्यूएशन का खर्चा 3,000 है, कईयों का 5,000 है, कईयों का 10 है, कईयों का 15 है, अलग अलग है। तो जैसा बैंक आपको डायरेक्ट करेगा उस हिसाब से आपको वो चेक काट के देने होते हैं। इसके बाद आपका प्रोसीजर हफ्ता कम से कम आप मान के चलिए, जनरली हफ्ता लग जाता है लीगल और वैल्यूएशन के विजिट होने में, उनकी रिपोर्ट्स आने में। वो रिपोर्ट आने के बाद इस दौरान पहले दूसरे तीसरे दिन बैंक आपको आपकी प्रोफाइल सैंक्शन दे देगा कि बॉस आपकी प्रोफाइल पे मैं इतना लोन अप्रूव करता हूं। लेकिन जब तक वैल्यूएशन लीगल की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आपको फाइनल सैंक्शन नहीं मिलता। तो जो फाइनल सो दैट मीन्स 2 सैंक्शन आते हैं। अब आप समझे, एक प्रोफाइल सैंक्शन आता है, वो पहले आता है, वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर है कि आपकी इनकम के बेसिस पे इतना लोन बैंक आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर करता है। फिर आता है आपका फाइनल सैंक्शन, वो प्रॉपर्टी की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके बेसिस पे है। अब ओवरऑल जो प्रोसेस है अगर बिना रुकावट के किया जाए तो 15 वर्किंग डेज का प्रोसेस है सारी चीजों को निपटने में। क्योंकि लोन होने के बाद आपका फाइल साइन होगा, आपका जो चेक, आप ईएमआई के जो भी चेक देने हैं, ईसीएस फॉर्म साइन करना, वो सब होगा। आफ्टर दैट बैंक विल कॉल यू टू कि ठीक है जी आप जाइए अपना रजिस्ट्री की तैयारी कीजिए, आप रजिस्ट्री करवाएंगे। तो ये तो सारा लोन का प्रोसेस है जो 15 से 20 दिन 15 दिन चलता ही है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आज, अभी मैंने आपको टेन्योर बता दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हैं उसका नक्शा पास नहीं है, वो लालडोरे में है, वो रेगुलराइज्ड कॉलोनी में है। लोग कहते हैं रेगुलराइज्ड का मतलब क्या है? रेगुलराइज का मतलब ये है कि उसको, वो पहले रेगुलराइज नहीं थी, गवर्नमेंट ने उसको किसी नोटिफिकेशन के बेसिस पे रेगुलराइज कर दिया। दैट मीन्स उसको एक दर्जा दे दिया, रिकॉग्निशन दे दिया कि अभी ये उसमें आती है, एमसीडी के अंडर आ गई वो, और उसमें सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं, जो भी सारे काम है उसके एमसीडी देखती है। उसके बेसिस पे आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हो तो एमसीडी को ड्यूटीज जाती हैं, रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, उस तरह से होता है। तो जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल उत्तम नगर है, वो रेगुलराइज्ड कॉलोनी है, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स हैं जो उसमें आते हैं। अब लालडोरा है, लालडोरा हुआ है जो विलेजेस थे, जैसे विलेज मेहरौली, मेहरौली इज अ विलेज, वो लालडोरा में रहा है शुरू से। और विलेज लाडो सराय हो गया साउथ दिल्ली में, विलेज छतरपुर हो गया, छतरपुर मेन नहीं, वो जीपीए वाला एरिया है, विलेज छतरपुर, जहां विलेज लगेगा वो लालडोरा होगा, वहां रजिस्ट्री होती है। अब ये विलेज नहीं रहे हैं, अब ये भी अर्बनाइज्ड हो चुके हैं। लास्ट ईयर नवंबर में कई एरियाज दिल्ली के अर्बनाइज कर दिए गए थे, जिनमें मेहरौली, छतरपुर, इन सब एरियाज का नाम ऑलरेडी था, ठीक है। लेकिन इस चीज से ये फैक्ट नहीं बदलता कि उसका नक्शा नहीं है। अब बात करते हैं नक्शे की। अगर नक्शा नहीं है तो आपको जो लोन मिलेगा सरकारी बैंक नहीं देंगे, जो मेन स्ट्रीम बैंक हैं जिनमें सबसे ज्यादा आप लोगों के अकाउंट खुलते होंगे, आप बैंकिंग करते होंगे, वो भी नहीं देंगे। लिमिटेड बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, बैंक भी नहीं है वो, जो बिना नक्शे की प्रॉपर्टी पे लोन देते हैं। और उनमें क्या होता है, अगर प्राइवेट एनबीएफसी में जाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ऑलमोस्ट 10.5 से लेकर 12.5 और 13 तक भी चला जाता है। कईयों के सिविल खराब हो 14 भी चला जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। कोई आपको कहता है जी ये प्रॉपर्टी खरीद लो, नक्शा नहीं है, लोन हम करा देंगे, एनबीएफसी से करा देंगे जी, 9 पे हो जाएगा, 8 पे हो जाएगा, नहीं हो सकता वो, ठीक है। सेकेंडली आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, अगर कोई कहता है नहीं जी, कस्टमर कहता है मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा 12% पे, मैं नहीं लूंगा 11% पे, सो देयर आर अ फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही से जुड़ी एनबीएफसीज हैं, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अच्छा दे देती हैं।
उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 8.35 भी रहा है पहले, बट क्योंकि बीच में बढ़ गए थे, अब आगे का नहीं पता, कोरोना के बाद रेट नीचे आते ही नहीं आते हैं, बट एज ऑफ नाउ 9.10 9.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अवेलेबल, तो वो होम लोन वहां से किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गए आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन करवाएगा? ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि ये कैसे होगा, कहां से होगा, या मैं जिस एजेंट के पास जा रहा हूं, वो तो कई एजेंट होते हैं उन्हें A to Z नहीं पता होता चीजों का, वो आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं, डील कराते हैं लोन के बारे में, फिर उनको नहीं पता होता। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे एजेंसीज हैं, जो लोन एजेंसीज हैं, जो लोन करवाती हैं। आपको नहीं मिल रही हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे कोई भी सवाल हो, कोई भी मदद हो, कोई भी बात पूछनी हो, पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया जाएगा अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, एलिजिबिलिटी का सिस्टम बता दिया, आपका टाइम टेन्योर बता दिया, ROI बता दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी बिना नक्शे की है तो क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन डायरेक्टली लिया जा सकता है, मतलब बिना किसी एजेंसी के। या लोग कहते हैं यार मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसको पेपर दूं, मुझे बताइए कि मुझे कहाँ जाना है। हाँ, आप जा सकते हैं अगर आपको सही जगह पता है, कहाँ से होता है। NBFCs हैं, क्योंकि ये वीडियो एक प्राइवेट कंपनी की वीडियो है तो मैं नाम किसी कंपनी का नहीं ले सकता। यू कैन सर्च ऑनलाइन कि मार्केट में जो NBFCs हैं, होम लोन NBFCs, आप पता कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको किसी तरह की कोई असिस्टेंस की जरूरत है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी एसोसिएट कंपनी है मंगलम लोन्स करके, हम उनसे कांटेक्ट करवा सकते हैं। यू कैन गेट इट डन इजीली, तो घबराने का उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें और लोन पे खरीद रहे हैं, तो अगर आपका बिल्डर या आपका एजेंट उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में किसी भी फ्लैट पे पहले लोन करवा चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको उसका सैंक्शन लेटर दिखा देगा या रजिस्ट्री की कॉपी दिखा देगा, तो आप समझ जाएंगे हाँ यार इस पे लोन इजीली है, तो यू कैन गो फॉरवर्ड एंड पे हिम द मनी, जो भी एडवांस देना है। लेकिन अगर उस पे पहले लोन नहीं हुआ है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, अगर लोन नहीं हुआ है तो पहले आप इंसिस्ट कीजिए कि वो आपको प्रॉपर्टी की चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट दे, क्योंकि नक्शा तो होगा नहीं, पर चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो पूरे चाहिए ना, चाहे नक्शा हो या ना हो। तो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स उससे पूरा लीजिए। उस चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेके आप अपने बैंकर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको नहीं करना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक पूरी लीगल टीम है, बैंकिंग टीम है, वो सब आपका वो पेपर चेक करके आपको बता सकते हैं कि क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी तरह का लीगल डिफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ताकि आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो कहीं फंस ना जाए। ऑब्वियसली अगर आप एक बार एडवांस दे देंगे, बाद में वो लोन नहीं होगा तो आप ही परेशान होंगे उसको वापस लेने के लिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये होगी बात सारी की सारी होम लोन टेन्योर की, ROI की, फलाना ढिमकाना, सब डिस्कशन हमने करी हैं। अभी भी आपके मन में 50 सवाल होंगे, एक वीडियो में सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। तो अगली जो वीडियो में लेके आऊंगा वो वीडियो होगी जिसके अंदर आप अपने सवाल जो होम लोन से रिलेटेड हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं, अगर लोन लेना है तो उस पर। तो आप अपने सवाल हमें कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में जो टॉप 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वी विल बी वर्किंग ऑन दोज क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर आप जो कोई सवाल भेजेंगे तो उनको भी हम उसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट के लिए इंतजार कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके स्मार्ट इन्वेस्टर्स ग्रुप के पेज पे जाइए, पेज को लाइक कीजिए, ताकि अगली वीडियोस जैसे ही हम रिलीज करें वो आपकी फेसबुक फीड पे आपको मिल जाए। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे स्मार्ट। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।